माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने अवसर दिया है और मैं इस अवसर पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है और बहुत ही संतुलित और झारखंड का भविष्य को तय करने का यह बजट के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। और निश्चित तौर से मैं बधाई दूंगा चंपाई सरकार को और हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी को, जिन्होंने इस बजट को यहाँ के जो महापुरुष हैं उनको समर्पित किया है। और यह निश्चित तौर से इनके प्रस्तावना का पहला शब्द ही यह दर्शाता है कि झारखंड के प्रति गठबंधन सरकार और इनके जो पूर्वज रहे हैं उनका जो सपना रहा है उस सपना को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, यह प्रस्तावना साबित करता है। और इसमें मैं मेरा एक अपनी बात कहने से पहले मेरा एक सरकार को एक सुझाव भी है कि चूंकि हम झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति अपनी भावना को तमाम विधायकों ने प्रकट किया है और हम उनके प्रति एक संवेदना रखते हैं, हमारा आग्रह यह था कि रांची जिला में एक शहीद थे जितराम बेदिया, मैं आग्रह यह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उस महापुरुष का भी नाम का जिक्र हमारे इस विधानसभा में रहे और उनके नाम से भी जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों के नाम से झारखंड सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उनके नाम को भी अंकित कराया जाए, मैं ऐसा आग्रह करता हूं। आज मैं निश्चित तौर से यह जो बजट है, बजट में कहा ही गया है और चंपाई सरकार की यह बजट इस बात को भी कहा गया है कि वो सभी कारक जो एक बड़ी जीडीपी के लिए चाहिए वो झारखंड में वो मौजूद है। और इस जो झारखंड की जो संपदा है उसका सही इस्तेमाल करके झारखंड का जो जीडीपी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ यह प्रदेश है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, जिसे राज्य को हम एक मुकाम तक ले जाने में मुझे लगता है कि हम कामयाब हो सकते हैं। मैं क्योंकि बजट में तमाम उन बिंदुओं का चर्चा किया गया है जिसे झारखंड प्रदेश की जनताओं को अपेक्षा थी। हमारी सरकार ने, विपक्ष के साथी भले इस बात को कहते हैं कि आपने नहीं मांगा या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि चाहे हम पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, प्रदेश तो हमारा है। प्रदेश की जनता की भावना के साथ और प्रदेश की जनता का विकास करना हम दोनों का ही दायित्व है। हमारा प्रदेश पिछला सत्र में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी इस बात को कहा था। वर्तमान और पूर्व हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भी कहा था इस बात को कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि हमको मिलनी चाहिए थी वो राशि केंद्र सरकार ने किसी ना किसी रूप से रोक करके हमको परेशान करने का काम किया, ताकि यह दिखलाया जा सके कि झारखंड की सरकार यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पा रही है।
लेकिन मैं बधाई दूंगा हेमंत सरकार को भी और चंपाई सरकार को भी कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज हम 8 लाख अगुआ आवास का एक लंबा लकीर खींचने जा रहे हैं, जिसपे आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, शुरुआत में हमने 8 लाख किया था, जिसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अपनी राजनीतिक पारियां खेलना चाह रहे हैं। और आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हमने यह अनुभव किया कि भले ही केंद्र सरकार जो उन गरीब लोगों के प्रति अपनी उदासीन रवैया को अपनाया है और जो उनकी आवश्यकता और उनका जो हक था प्रधानमंत्री आवास का योजना लेने का हक था, देने का काम नहीं किया, जिसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए 20 लाख अगुआ आवास एक लंबा एक बड़ी राशि के साथ झारखंड सरकार ने एक सौगात देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि यह जो हमारा प्रदेश है, हमारा प्रदेश को कहा जाता है कि यह प्रदेश अमीर प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। लेकिन जिस प्रकार से तालमेल के साथ प्रदेश की जरूरतों के साथ इनकी संपदाओं को सुरक्षित रखते हुए भविष्य का एक बढ़िया खाका तैयार करने का जो काम इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, मैं निश्चित तौर से सरकार के उन हिस्सों को बधाई दूंगा जिन्होंने आने वाले झारखंड का भविष्य का लकीर खींचने का काम किया है। महोदय, क्योंकि हमने कहा कि यह प्रदेश कई कारणों से चर्चा में रहा है और उस चर्चा में यहाँ पर मोब लिंचिंग का शब्द भी इसी प्रदेश का एक हिस्सा है। जो मोब लिंचिंग कहीं दूसरे प्रदेशों में सुनाई नहीं दिया था, हमारे प्रदेश ने देखने का काम किया है, जिसमें हमने कानून बना करके इस पे अंकुश लगाने की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ के लोग मजबूत लोग हैं, भले ही मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन मजबूत लोग हैं। यहाँ के मजदूर मजबूत हैं और आने वाले दिनों में राज्य के गति के साथ वे भी धीरे धीरे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कोरोना काल के बावजूद पिछला दफा किसानों का ऋण माफी करने का प्रयास किया। वहां पे कुछ, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने यह मांग किया कि साहब, जरूरत तो उन किसानों का है जिन्होंने रेगुलर किस्त जमा नहीं किया है, जो एनपीए हो चुके हैं। मैं बधाई दूंगा कृषि मंत्री को जिन्होंने इस बार एनपीए को भी जोड़ करके 2 लाख तक कृषि लोन माफ करने का आपने साहस दिखाया है। मैं बधाई दूंगा तमाम उन 45,000 लाभुकों का जिनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा डाला गया, ताकि प्रदेश हमारा खेती के साथ साथ पशुधन में भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। और आज एक नई योजना, उसके लिए भी मैं बधाई दूंगा कृषि मंत्रालय को कि निजी भूमि पर भी 100% अनुदान पर सिंचाई व्यवस्था कराने का प्रावधान आपने लाने का काम किया है। मैं इस बार जो 50,000 से 2 लाख एनपीए खाता धारकों का के बारे में सरकार ने सोचा है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। और खास करके
जो किसान टमाटर, आलू, तरबूज, कदुआ इसका उपजाऊ करके उसको रख रखाव नहीं कर पा रहे थे और मिट्टी के भाव में बेचना पड़ता था, आपने प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान ला करके कोल्ड स्टोरेज दे करके अगर यह तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर से हमारे किसान को नुकसान सहना नहीं पड़ेगा और वो किसान हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में आज हमारे पास में महोदय भारतीय जनता पार्टी के 15 सांसद हैं महोदय। भारतीय जनता पार्टी के 15 सांसद हैं, लेकिन राज्य को लोकसभा राज्यसभा मिला, दोनों मिला। अगर हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के 15 सांसद है और आपकी सरकार है, क्योंकि मैंने कहा राज्य की जिम्मेवारी दोनों की है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज महोदय इस बात को मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, आप 18 हो जाइए ना भैया, लेकिन यहाँ का जो हिस्सा है उसको दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। जो हमारे जो हिस्से हैं उसके बारे अगर बातचीत करते, आज आप देख ले, हो सकता है कि मैं उस डबल इंजन का कड़ी में से नहीं हूं, हो सकता है कि अगर मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं कि पीएमजीएसवाई का जितना भी रास्ता हम लोगों ने शिलान्यास किया है, आज भी उसमें पैसा का अभाव है। आखिर पीएमजीएसवाई का रास्ता आज हम नया रास्ता नहीं ले पाए हैं जिसको हमको पीएमजीएसवाई के माध्यम से लेना था। और मैं सरकार को, आलमगीर आलम सर को मैं बधाई दूंगा कि आपने जितने भी वैसे रास्ते हैं जिनका सुदृढ़ीकरण करना है, आपने मजबूतीकरण के नाम पे उस तमाम रास्तों को लेने का काम किया है ग्रामीण विकास के माध्यम से। लेकिन चूंकि राज्य की दायित्व दोनों की है, पक्ष हो विपक्ष को, इसमें भी हमारे माननीय सांसदों को राज्य के वस्तुस्थिति के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री को जानकारी देनी चाहिए थी या वित्त मंत्री के साथ में चर्चा करने की आवश्यकता थी। उसी कड़ी में चूंकि हम अबुआ आवास हम दे रहे हैं, सड़क भी हम बना रहे हैं, लेकिन इस बात से तकलीफ होता है कि हमारा जो पीएमजीएसवाई का जो पैसा और अबुआ आवास का पैसा जब यूपी सरकार को जाती है तो तकलीफ निश्चित तौर से वहां पर होना लाजमी है। किसी ने कहा था, किसी ने जोर जोर का नारा दिया था कि भाइयों एवं बहनों 2022 तक जितने भी कच्चे मकान हैं देश के अंदर में, उन कच्चे मकानों को पक्के मकान का सौगात मिलेगा। लेकिन आज इस बात को झारखंड प्रदेश कह सकता है कि आपकी कथनी और आपकी करनी में अंतर है। आपने 2019 में वोट लेने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन 2022 आपने टारगेट दिया था, 2022 तक आपने एक भी आवास पक्का मकान के लिए आपने देने का काम नहीं किया। आपने कहा था, हर रैलियों में कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि भाइयों एवं बहनों, यहाँ के जितने गरीब, यहाँ के जितने विधवा, यहाँ के दिव्यांग भाई बहनों को 2022 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आपको जोड़ करके आपको आर्थिक मदद दिया जाएगा। आप इससे मुकर गए और यहाँ झारखंड सरकार को अपने पैसा से सर्जन पेंशन जैसी योजना को लागू करना पड़ा और आज वो अपने लोगों के हित में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन देने का काम कर रहा। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के एसटी, एससी और महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये बिल्कुल सुरक्षा का ही बात है कि हमारी सरकार ने
कि पूरे झारखंड प्रदेश की, चाहे वो किसी भी जात की, किसी भी धर्म की महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, हमने उसका गारंटी लिया है कि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ हर महीना हम जिसकी उम्र 50 साल हुए हम आपको पेंशन देने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर मोदी जी की गारंटी फेल होती है। आपने गारंटी दिया था मोदी की गारंटी, वो गारंटी फेल होती है। आपने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस पूरे देश को मनवाया और आदिवासियों के लिए आपने गारंटी दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी गारंटी कहां गई, जब जो जनगणना का जो कॉलम है, उस कॉलम में आदिवासियों के लिए जो अन्य जो कॉलम था, आपने उस कॉलम को भी हटाने का काम किया। तो आपके आदिवासियों के प्रति आपकी गारंटी कहां गई, मैं आपको पूछना चाहता हूं। अब आपका टाइम हो गया समाप्त। निश्चित तौर से सभापति महोदय, अभी तो शुरुआत ही किया हूं, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारी योजनाओं को हमने लाने का काम किया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं थी, हमको उसको सशक्त करने का हमने काम किया है। आज हम अगर आप देखेंगे तो हमारे सोनू जी ने भी कहा कि भाई हम नए आंगनबाड़ी, नए भवन का निर्माण भी कर रहे हैं। और अभी जो है सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण में, महिला बाल विकास में हमारी सरकार ने उन गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी, तेल, साबुन, पोशाक, बाल्टी, मग तक के लिए पैसा देने का काम कर रहा है। उसके लिए भी पैसा हमने आवंटित किया है। और तो और मैं मांग करता हूं इस दिशा में सरकार से कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको ब्लॉक या सरकारी दफ्तरों में आने जाने के लिए, चढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसके लिए रैंप की भी व्यवस्था कराई जाए, ताकि उनको सम्मान वो ऑफिस में आना जाना कर सके। आज हमने किशोरी समृद्धि योजना के तहत भी हमने किशोरियों को 8वीं क्लास से ऊपर पढ़ने वाली बच्चियों को 2500 से 5000 रुपया हमने देने का काम किया है। और 18 से 19 साल तक के बच्चों के लिए एक मुश्त 20,000 रुपया का भी हमने प्रावधान किया, हमने देने का काम किया, जो डीबीटी के माध्यम से हम डायरेक्ट देने का काम कर रहे हैं। आज पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया, बड़ा बजट स्कूल के भवन का निर्माण में पिछली सरकार की लगती है, और आपने उन स्कूलों को टीचर के अभाव के या बच्चों के कम होने की बात कह करके स्कूलों को मर्ज कराने का काम करते हैं। कितने ना जाने सुदूर गांव के आदिवासी बहुल क्षेत्र के गांव के स्कूल बंद हो गए और बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया है, हम 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किए हैं। 325 लीडर स्कूल का चयन किया गया है। 4036 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में चयन करने का हमारा प्रावधान है। 130 विद्यालयों को हम लैब की व्यवस्था दे रहे हैं। 140 विद्यालयों को मध्य से उच्च विद्यालयों में हम उत्क्रमित करने जा रहे हैं। और तो और क्षेत्रीय भाषाओं में भी मांग के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण किया जा रहा है। आज 259 के आसपास विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर से शुरू किया जा चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि आज मांग है कि क्षेत्रीय भाषाओं के आधार से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वहां भी देने की जरूरत है। आज जिस मानकी, मुंडा, पाहन, पनभोरा की हम बात करते हैं, आज हमने उनके नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का काम किया है। ये है हमारी सरकार और ये है हमारा झारखंडी सोच। आज हम माननीय सदस्य
मैं एकदम निश्चित तौर से अपनी बातों को समाप्त करने जा रहा हूं। सभापति महोदय, हम लोगों ने पहली दफा नया मनोवैज्ञानिक अस्पताल भी खोलने का हम लोगों ने काम किया है। और मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि हमारे जो CHO या जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करने वाली हमारे जितने भी कर्मी हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उन कर्मियों का वेतन हम उतना नहीं देते हैं कि वो दूसरे शहरों में जा करके या दूसरे जगहों में जा करके 400 किलोमीटर का सफर तय करके उस वेतन से अपने बाल बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर सके। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसमें कम से कम उनको उनका अनुमंडल में दिया जाए या उनके जिला में दिया जाए, ताकि उनको आसानी हो, उनको सुविधा हो और अपने बाल बच्चों के साथ उस पैसा से वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। मैं बधाई दूंगा झारखंड सरकार को कि पहली दफा कस्टम माइल्ड राइस का प्रयोग इस झारखंड प्रदेश में हुआ है कि राज्य में जितने भी आदिवासी केंद्रों से जो धान की प्राप्ति होगी और उस धान को राइस मिल में चावल बना करके हम अगर अपने पास स्टॉक रखेंगे, हम केंद्र के भरोसे नहीं रहेंगे। और जो हमने योजना जब शुरू किया है, 5 केजी अनाज देने का योजना शुरू किया है, मैं बधाई दूंगा रामेश्वर उरांव जी को कि साहसिक कदम है। मैं बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि साहसिक कदम है। और हमारे पास अगर स्टॉक रहेगा तो हमको केंद्र के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और हम आज 1 केजी चना दाल का जो वितरण कर रहे हैं उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई दूंगा। और बधाई दूंगा कि 20 लाख जो हमारे जो जरूरतमंद है उनको उनकी संख्या 25 लाख हम करने जा रहे हैं। हमारे जो कार्डधारियों की संख्या, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई दूंगा। निश्चित तौर से 5 लाख का जो फासला है वो बड़ा फासला है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। और डीलर को हम तरह तरह की गालियां देते हैं, तरह तरह का उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन कमीशन में रोकथाम के लिए भी हमने उसके लिए भी 50 रुपया की बढ़ोतरी की है। मैं यहाँ पे पहली दफा शमशान सेठ जो कल्याण विभाग में नहीं आता था, यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासी और यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान सरना मसना की कल्याण विभाग से व्यवस्था थी। पहली दफा हमने शमशान सेठ को भी लेने का काम किया है और कल्याण विभाग को, यहाँ के मूलवासियों को कल्याण विभाग को भी हम वहाँ को सुंदरीकरण करने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई दूंगा। और हम उसके साथ ही साथ यहाँ के जनजातीय लोगों को, यहाँ के आदिवासियों का को एहसास कराने के लिए, उनकी जो विरासत को बचाने के लिए हम भी उसके साथ खड़े हैं कि हमने अखड़ा को डेवलप करने का जो बीड़ा उठाया है और वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा भी हमने देने का जो काम किया है, इसके लिए मैं राज्य सरकार को, गठबंधन की सरकार को, चंपाई सरकार को मैं बधाई दूंगा। और विशेष करके बधाई दूंगा कि रांची शहर में जब भी हम घुसते थे, ट्रैफिक से तमाम लोग परेशान होते हैं। जितने भी माननीय सदस्य हुआ करते तमाम लोग परेशान होते हैं। मैं बधाई दूंगा हेमंत सरकार को और मैं बधाई दूंगा चंपाई सरकार को कि कम से कम आज रांची शहर को आने वाले 6 महीना में चलने लायक हो जाएगा। हमारे लोग और हम भी साथ समय अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जाम मुक्त करने के लिए हमने ब्रिज जो बनाया है, चाहे वो सिगम टोली का ब्रिज हो, चाहे काटा टोली का ब्रिज हो, चाहे सजानंद चौक का ब्रिज हो, ये ब्रिज के बन जाने से यहाँ पे जाम से मुक्ति होंगे। पिछली सरकार चूंकि इसीलिए बना नहीं पाती थी क्योंकि जमीन वहां पे अधिग्रहण करना होता था। जब भी सरकार जमीन अधिग्रहण करने जाए या कोई अफसर जाए, आदरणीय हमारे अभिभावक CP सिंह पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती थी। तुरंत पहुंच जाते थे और विरोध में खड़े होते थे। नतीजा क्या है कि कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाया भूमि को अधिग्रहित करने का। हमारी सरकार ने हिम्मत किया, भूमि का भी अधिग्रहण हुआ और ब्रिज भी तैयार है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में बस मैं अपनी बातों को समाप्त करने जा रहा हूं महोदय। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं सरकार को बधाई दूंगा और राज्य की जनता को भी मैं बधाई दूंगा कि आपकी सरकार ने
125 यूनिट बिजली आपके लिए माफ करने का काम किया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सरकार से सुझाव मैं चाहता हूं कि जितने भी एजेंसियों को हम लोगों ने उनको कार्यभार दिया है, वे गांव तक मीटर देखने नहीं जा रहे, घर तक नहीं जा रहे। नतीजा क्या है? 2-4 महीने का वहां पे अतिरिक्त बोझ हमारे जो उपभोक्ता हैं उन पे पड़ रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे एजेंसी जो सरकार विरोधी हैं उसको दंडित किया जाए और उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि जो लोकप्रिय सरकार का जो कार्य है उस पर किसी भी प्रकार का लांछन ना लग सके। मैं आग्रह फिर इसमें करना चाहूंगा कि प्रत्येक जिलों में कम से कम सब स्टेशन को बढ़ाया जाए और TRW, समय समाप्त हो गया, TRW और प्रत्येक जिलों में खोला जाए ताकि हम बिजली देने में कामयाब हो सके। एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा महोदय, यह क्षेत्र चूंकि वन पर्यावरण से घिरा हुआ क्षेत्र है, अगर हम चाह लें तो जितना हमको खनिज से, जितना हमारा पत्थर का कुड़ाई से हमको आमदनी हो रहा है, उससे ज्यादा आमदनी पर्यटन से हमको होना है। अगर हम पहाड़ों को जोड़ करके रोपवे वगैरह बना दे तो रांची के अलावा जितने भी झारखंड प्रदेश के तमाम जिले हैं बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, राज्य को एक बेहतर आमदनी भी होगी। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक रोड मैप तैयार किया जाए और इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से उस पहाड़ लोग घूम सके और लोगों को एक, वहां के लोगों को हम एक व्यवस्थित पर्यटन स्थल दे सके। इस दिशा में भी सरकार अगर बढ़े तो मैं उसका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बूढ़ा पहाड़ हमारा जो है और हमारा मरसाली पहाड़ को आपने हमारे अनुरोध पर इसको पर्यटन स्थल घोषणा किया है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। बेहतरीन बजट है, दूरगामी बजट है और आने वाले झारखंड का एक भविष्य तय करे, ऐसा समझता हूं। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।